हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को फिजिक्स क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका नोट्स मैंने पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को भेज दिया है, ग्रुप में डाल दिया था मैंने। आशा करता हूँ कि सब लोग उसको लिख चुके होंगे। तो आज हम लोग उसी नोट से संबंधित कुछ टॉपिकों को पढ़ेंगे। जैसे यूनिट फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जान लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना होता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है बच्चों, वह इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों आवेश, और स्टैटिक का मतलब होता है बच्चों स्थिर। ठीक है, आवेश क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, यानी कि आवेश मूव ना कर सके। ठीक है, यानी कि मान लो यदि कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, यहाँ पे आवेश को हम रख दें और आवेश को हम कैसे रख दें? स्थिर अवस्था में रख दें, यानी कि ये जो आवेश है वह मूव न कर सके, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आवेश क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि हम इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। अब हम देखते हैं जो पहला चैप्टर हम लोग का है, वो है बच्चों कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला चैप्टर है बच्चों। इसके बारे में इसका जो पहला पॉइंट है वो है बच्चों चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों आवेश। हिंदी में बच्चों को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो चार्ज क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु पर एक बल आरोपित करती है। यानी कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य पर बल आरोपित करती है। और वह बल कैसा होता है? वह बल आकर्षण बल होता है या तो प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु पर एक बल आरोपित करती है। ठीक है, वह बल कैसा होता है? वह बल या तो आकर्षण बल होगा बच्चों, या तो प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज जो होते हैं बच्चों, वो मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है बच्चों निगेटिव चार्ज। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इसमें क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि हम फिर समझा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होती है। यानी कि जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वह वस्तु पॉजिटिव मतलब धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज की हो जाती है। और जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन अधिक पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, यानी कि निगेटिव चार्ज की हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बच्चों।
चार्ज, मतलब आवेश का गुण या आवेशों का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेशों का गुण। ठीक है बच्चों, आवेशों का गुण। ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु हो गई आपकी ए, ये वस्तु हो गई आपकी बी। ये दोनों वस्तु पे कौन सा चार्ज है? इन दोनों वस्तुओं पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये दोनों वस्तुएं पॉजिटिव चार्ज की हैं। जब ये दोनों वस्तुएं पॉजिटिव चार्ज की हैं तो इन पे कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों? रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स, इन पे रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, अर्थात प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और ये दोनों, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया बच्चों, तो इन पे कौन सा फोर्स काम करेगा बच्चों? इन पे भी ये प्लस प्लस हो गया, तो इन पर रिपल्सन फोर्स काम करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और ये दोनों माइनस माइनस दोनों समान आवेश के हैं, तो इन पर भी रिपल्सन फोर्स काम करेगा। और यदि मान लो यहाँ पे हम लिख लें प्लस और यहाँ पे हम लिख लें माइनस, और ये कोई वस्तु ए बी है, उन पर दो अलग अलग प्रकार के आवेश हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो इस पे कौन सा फोर्स काम करेगा बच्चों? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। इन पर कौन सा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्शन। इन पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा बच्चों। ठीक है, तो जब इन पर अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स काम करेगा तो तो इन पर जब रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो हम जानते हैं कि जब फोर्स, भाई कौन सा बल काम कर रहा है, बल कार्य कर रहा है इन पर, इन दोनों वस्तुओं के बीच, तो हम जानते हैं बल की एक दिशा भी होती है। ठीक है, मान लो बी पर लगने वाला बल, यानी कि ये जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण फोर्स लग रहा है, तो ए क्या करेगा? बी पर एक बल लगाएगा जो कि प्रतिकर्षण बल होगा, और बी को क्या करेगा? ये बाहर की तरफ ढकेलेगा। ठीक है, ये जब बाहर की तरफ ढकेलेगा बच्चों, तो इस पे एक फोर्स काम करेगा। ठीक है, बाहर की तरफ ढकेल रहा है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है बच्चों? प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, तो एफ बी ए, और ये हो जाएगा बच्चों एफ ए बी। ठीक है बच्चों, यानी कि ए के कारण, इस ए के कारण बी पे कौन सा बल लग रहा है? रिपल्सन फोर्स, यानी कि ए के कारण बी पे लगने वाला बल, बी पर लगने वाला बल ए के कारण। और मैं इधर से देखूं, बी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये तीर क्या दिखा रहा है? तीर दिशा बता रहा है। ठीक है, बल की दिशा बता रहा है, जो तीर है बल की दिशा बता रहा है। ठीक है, और बी जो है ए पर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, यानी कि ए पर लगने वाला बल बी के कारण। यहां तक तो समझ में आएगा बच्चों। और इस पर भी ए क्या कर रहा है? बी पर एक बल लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एफ बी ए, और ये हो जाएगा बच्चों एफ ए बी। ठीक है, ये अट्रैक्शन की बात कर लें तो अट्रैक्शन क्या होता है? ये जो ए, ये जो प्लस चार्ज वाली ये जो वस्तु है जिस पर प्लस आवेश है, ये क्या करेगा? इस बी वाली वस्तु जो माइनस चार्जेस पे, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी कि अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे कौन सा बल लगेगा बच्चों? एफ बी ए, इस पर एफ बी ए बल लगेगा। इधर से देखिए तो बी पे लगने वाला बल ए के कारण। ठीक है, और इस पे कौन सा बल लगेगा बच्चों? अब इधर से मैं देखूं, ए पर लगने वाला बल बी के कारण। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि क्या होती है प्रॉपर्टीज चार्जेस की। ये तीर क्या दिखा रहा है? बल की दिशा बता रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक कितना होता है बच्चों? आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलॉम। कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है बच्चों वह कूलॉम होता है और इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लिख दें कि डिफाइन 1 कूलॉम, डिफाइन 1 कूलॉम, या यानी कि एक कूलॉम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/t, ये होता है आपका I इंटू P/Q/T। I क्या है बच्चों? वैद्युत धारा है, Q आवेश है और T क्या है बच्चों? T समय है। ठीक है, तो डिफाइन 1 कूलॉम को जब परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, फिर बता देता हूं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/t, I इज इक्वल टू Q/T। और मान लीजिए I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लें, 1 कूलॉम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, इंटू 1 सेकेंड। तो क्या कहेंगे बच्चों इसको? ये 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर, पहले इसको हम समझने से पहले हम एक फिगर समझ लेते हैं बच्चों। इसको समझने से पहले एक फिगर समझ लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, 1 कूलॉम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। मान लीजिए ये कोई क्या है बच्चों? ये कोई चालक है, ये कोई चालक है और ये सेल से जुड़ी हुई है। ये कोई चालक है और ये किसी सेल से जुड़ा हुआ है। इसका ये A सिरा है, इसका ये B सिरा है। ठीक है, बात समझ में आई? इसका कौन सिरा है? ये A सिरा है, ये B सिरा है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर चलता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे चलेगा? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, और जो धारा होती है वह कैसे चलती है? वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। ठीक है, जो धारा होती है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। आप उससे कुछ समय के लिए फिगर देख सकते हैं, चाहे तो इसको आप कहीं रफ में बना सकते हैं, देख लीजिए तब तक। अब देखिए बच्चों, फिगर सॉल्व समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है
हो रही हो या हो रही है, तो चालक के सिरों के बीच, ये चालक के सिरे हैं, इनके बीच 1 कूलाम की क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, 1 कूलाम, सॉरी अच्छा माफ करिएगा, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के सिरों के बीच 1 कूलाम का आवेश, धारा नहीं 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। यहाँ तक तो बच्चों आपको मैंने पढ़ाया है ये नोट्स में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की। आवेश का मात्रक मैंने आपको बताया था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश की विमा मैंने आपको नहीं बताई। आवेश की विमा क्या होती है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर टी। यानी कि ये किसकी बीमा हो गई, ये आवेश की बीमा हो गई बच्चों। ये किसकी बीमा हो गई बच्चों, ये आवेश की बीमा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात कर लेते हैं बच्चों। देखो, हम जानते हैं, जैसे हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं वह सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वह सब किससे मिलकर बने हुए हैं बच्चों, वह सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, इस एटम पर क्या होता है बच्चों, इस एटम पर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है जिस पर हमेशा, मतलब जिस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, यानी कि ये उदासीन होता है। जिसके कारण जब ये उदासीन हो जाएगा बच्चों, और ये प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होने के कारण इसका जो नाभिक होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको हम नाभिक बोलते हैं, इस पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं इनकी कक्षाएं होती हैं जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक तीसरा कण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र अवस्था में मुक्त रूप से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लगा रहे हैं या लगाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी कम दूरी पर रहेगा तो नाभिक क्या करेगा, उन पर अधिक बल लगाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी कम दूरी पर रहेगा उस पर, ये जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उस पर अधिक बल लगाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर रहेगा उस पर, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर है, जिसके कारण वह उस पर बल नहीं लगा पाएगा। ठीक है, वह उसको अपनी तरफ नहीं आकर्षित कर पाएगा, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु से, एटम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और इस बाहरी, और ये जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। उन्हें बोलते हैं बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें एक बात और जान लीजिए बच्चों, इसमें जो आवेश ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है बच्चों वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, यानी कि ये जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे प्रोटॉन 3 प्रोटॉन हैं तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण परमाणु पर जो आवेश होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, वह 0 हो जाता है। परमाणु के अंदर जो बच्चों कुल आवेश होता है वह क्या हो जाता है, Q = 0। तो ये क्या हो जाता है, वैद्युत उदासीन। क्या हो जाता है बच्चों, वैद्युत उदासीन। ये बच्चों क्या हो जाता है, वैद्युत उदासीन हो जाता है। ठीक है, वैद्युत उदासीन का मतलब होता है कि आवेश पर चार्ज है लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, यानी कि Q = 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसी में आगे। अब हम ये जानेंगे कि कैसे कोई भी वस्तु आखिर कोई भी वस्तु धनावेशित कैसे होती है और ऋणावेशित कैसे होती है। अब हम ये जानेंगे कि कोई वस्तु ऋणावेशित और धनावेशित कैसे होती है। मान लीजिए ये ठीक है, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया कॉम्ब, ठीक है, और ये हो गया हेयर। ठीक है, तो क्या होगा, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, परमाणु के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु के सेंटर के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों इस स्थिति में, जब हम कॉम्ब मतलब होता है कंघी और एयर का मतलब होता है बाल, जब हम कंघी को अपने बालों पर रगड़ते हैं तो क्या होगा, यानी कि कार्य कर रहे हैं। जब हम कंघी को बालों पर रगड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कार्य कर रहे हैं। तो जब हम कार्य करते हैं तो उष्मा निकलती है। हमने आपको उष्मा में क्लास 11 में पढ़ाया था कि जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और जब कार्य करते हैं तो क्या होती है, उष्मा निकलती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जब हम कंघी को अपने बालों पर रगड़ते हैं तो कार्य करते हैं, और जब कार्य करते हैं तो उष्मा निकलती है। और हम जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पर बल नहीं लगा पाया क्योंकि ये इससे अधिक दूरी पर, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक दूरी पर होगा न्यूक्लियस, उस पर बल नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो ये सबसे अधिक दूरी होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर जो ये नाभिक होता है उस पर बल नहीं लगा पाता है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या होता है, मैंने बताया, यह इलेक्ट्रॉन जो होता है उष्मा का अवशोषण कर लेता है, उष्मा अवशोषित कर लेता है, और हो सकता है कि यह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यहां से निकल करके इसमें आ जाए। ठीक है,
मान लिया कि जब उष्मा का अवशोषण कर लिया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब कॉम्ब को हेयर पे रगड़ोगे तो उष्मा निकलती है, और वो जो उष्मा निकलती है उस ये जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वह उष्मा का अवशोषण करके अवशोषित करके वह हेयर में चला जाता है। हो सकता है कि हेयर में चला जाए, ठीक है, या हेयर वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कॉम्ब वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया और यहाँ पे मान लीजिए 3 प्रोटॉन थे और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 प्रोटॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बच्चों, निकल करके यहाँ चला आया। जब एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इलेक्ट्रॉन हमने इसका मान लिया, ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, हमने सिर्फ इसका मान लिया कि कॉम्ब की जो आखिरी कक्षा में, मतलब परमाणु है, यहाँ पे जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रूप से गति कर रहा है वह इससे निकल करके हेयर में चला आया, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई बच्चों, तो यह हो गया, तो क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वह, ये जो प्रोटॉन है वह इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, बड़ा हो गया, जिसके कारण यह वस्तु क्या हो गई बच्चों, यह वस्तु धनावेशित हो गई। इस हमको ये जो प्रोटॉन दिया हुआ है 3 प्रोटॉन, इससे हमको कोई मतलब लेना नहीं है, हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है वो अपने सेंटर में ही बना रहेगा, वो सेंटर से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए हमको इस प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया, किसकी अपेक्षा, प्रोटॉनों की अपेक्षा, तो प्लस इज ग्रेटर देन माइनस, और ये क्या हो गया, माइनस इज ग्रेटर देन प्लस। तो हम क्या देखा कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई बच्चों, तो यह जो कॉम्ब है ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई बच्चों, तो यह क्या हो गया बच्चों, यह जो हेयर है, ये जो दूसरी वस्तु हेयर है वह ऋणावेशित हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई? आई होप दैट कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत तक समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेशों को हम जानते हैं बच्चों कि आवेशों को वैद्युत आवेशों क्या किया सकता है, विभाजित नहीं किया सकता, आवेशों का फ्रैक्शन नहीं किया जा सकता, आवेशों को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, बात समझ में आई? आवेशों को तोड़ा नहीं जा सकता। आवेशों को जब भी लिखेंगे तो हम या 1 लिखेंगे, 2e लिखेंगे, 3e लिखेंगे, ये लिखेंगे, या तो फिर हम इसी रूप में आवेशों को लिख सकते हैं। आवेशों को कभी 2/5e या 4.5e या 6/8e या 7.5e के रूप में नहीं लिख सकते। जब भी लिखेंगे एक पूर्ण गुणज के रूप में लिखेंगे, 1e, 2e या 3e के रूप में लिखेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों वह होता है Q ± Ne, ठीक है, Q ± Ne। जो ये जो Q होता है बच्चों वह आवेश होता है, ठीक है, और ये जो N होता है वह क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। हाँ, ये जो होती है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है बच्चों, यह जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है बच्चों। और जो यह E होता है वह क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक प्रोटॉन पर आवेश। बात समझ में आई बच्चों? यह जो Q होता है वह आवेश होता है, N जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो हम इसको इंटीजर भी पढ़ सकते हैं, इसको हम इंटीजर भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों पूर्णांक, ठीक है। और जो ये E होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन
अथवा प्रोटॉन पर आवेश। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, इस पर 4 प्रोटॉन हैं, ठीक है, इस पर 4 प्रोटॉन हैं, इस परमाणु के अंदर 4 प्रोटॉन हैं, तो इस परमाणु के अंदर कुल कितने आवेश हैं, यानी कि आवेशों की क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए 4 प्रोटॉन हैं, तो Q इज इक्वल टू 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, यही होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ठीक है। तो उनको आवेशों की संख्या निकालनी बच्चों, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, हाथ कैरी 2 हो जाएगा, और 2 कम 4 दुनिया, इसका हो जाएगा बच्चों 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। बात समझ में आई? इसका मान कितना आ गया, यानी कि प्रोटॉन का मान निकल गया। मतलब प्रोटॉन तो 4 दिया ही हुआ था, हमको क्या निकालना था, कुल आवेशों की संख्या निकालनी थी। अगर इस एटम के अंदर 4 प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या 4 है, 4 प्रोटॉन है, तो इस एटम के अंदर आवेशों की संख्या निकालनी थी, तो इस आवेशों की संख्या यहाँ पे हमको मालूम चल गई। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। बाकी कूलॉम का नियम बचा हुआ है, और भी जो चीज़ें बची हुई हैं, बाकी मैं कल वीडियो बनाकर दोबारा उसको आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगा। थैंक यू।